अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं स्विट्ज़रलैंड के अंदर और यहां पे पाकिस्तान और कतर और अमेरिका और ईरान के दरमियान जो एक मुज़ाकराती अमल चल रहा था उसको कवर करने के लिए मैं यहां पे आया हुआ था। मैं जानता हूं बहुत से लोग जो हैं वो थोड़े से नाराज़ भी होंगे कि पिछले 24 घंटे के अंदर हमारा एक भी व्लॉग नहीं आया। तो इसकी वजह ये थी कि सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ जो हैं जनाब वो पूरी करनी थी। ज़ाहिर बात है, मैं एक इवेंट को कवर कर रहा था और 1 मिनट के लिए भी सांस लेने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये पूरा इवेंट किस तरह हुआ, हमने टीवी के ऊपर तो इसको रिपोर्ट किया, लेकिन मैंने अपनी आंखों देखा हाल जो है आपके साथ शेयर करना है, आपको बताना है कि एक्चुअली इस इवेंट के अंदर क्या कुछ हो रहा था शुरू से लेकर आखिर तक, और किस तरह सबसे आखिर में पाकिस्तान जो है वो किस तरह कामयाबी से हमकिनार हुआ। पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी जो है इस सारे मामले के अंदर से निकली और किस किस ने क्या क्या किरदार अदा किया। आई वांट टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू। सो सबसे पहले तो माजरत के जो छुट्टी हो गई, जो वीलॉग नहीं आ सका, उसके लिए माजरत। और मैंने वजह जो है वो मैंने आपको बता दी। बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल था, तकरीबन कोई 18 घंटे अप्रॉक्सीमेटली हमने जो है वो काम किया। मैं सिर्फ अकेला नहीं था, मेरे अलावा और भी वहाँ पे जर्नलिस्ट थे पाकिस्तानी। हम लोग टोटल 5 जर्नलिस्ट थे जो एक्चुअली इस इवेंट को कवर कर रहे थे। तो सबने ही जो है बड़ी मेहनत की। लेकिन हुआ क्या शुरू से लेकर आखिर तक, अंदर की खबरें क्या थी, ये सब कुछ जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ईरानी डेलीगेशन के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उसके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़हन में रखिएगा, इस वीडियो को एक्चुअली करने का बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि बीच में बहुत सी फेक न्यूज़ भी चली हैं। बहुत से लौंडे लपाड़ों ने जो है वो अपनी अपनी जो एक नफरत होती है उसका भी इजहार किया, क्योंकि जारी बात है उनको प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि उनका पसंदीदा लीडर जो है वो वज़ीर आज़म नहीं है पाकिस्तान का, तो इसके लिए फिर उसके बाद पाकिस्तान को जहां डिग्रेड कर सकते हैं ये लोग करेंगे। लेकिन मैंने चूंकि खुद विटनेस किया है, आई वॉज देयर फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, तो मैंने किस तरह इस सारे मामले को देखा मैं सब कुछ आपके सामने रिपोर्ट करूंगा। और इसके साथ साथ ये मामला अब आगे किस तरह चलेगा इसकी तफसीलात भी जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा जी, कहानी जो है बेसिकली शुरू होती है, जारी बात है हमें बताया गया था कि यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है वो दोनों जो ममालिक हैं ईरान और अमेरिका, उनके दरमियान जो है वो एक उस मुआहदे के ऊपर जो है वो दस्तखत होने हैं। हमने अपनी टिकट्स करवा ली थी, यहाँ पे हम पहुँचे। लेकिन जैसे ही हमने लैंड किया, आप यकीन करें कि ज़्यूरिच के अंदर जैसे ही हमने लैंड किया तो हमें पता लगा कि जनाब और वो खैर पता तो ये पहले ही लग गया था कि जनाब उसके ऊपर सिग्नेचर्स जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या टॉक्स होंगी या नहीं होंगी, ये जब हम जैसे ही हमने ज़्यूरिच लैंड किया, और तकरीबन ये सफ़र जो है तकरीबन कोई 11-12 घंटे का सफ़र था, अगर उसके अंदर स्टॉप ओवर्स भी शामिल करें, लाहौर से पहले दोहा से उसके बाद ज़्यूरिच, तो ये तकरीबन कोई 12 घंटे का सफ़र था। लेकिन जब यहाँ पे आए तो जनाब पता लगा कि इवेंट जो है वो कैंसिल हो गया है। टिकट्स जो है हमारी वापसी की बुक हो चुकी हुई थी। क्या करते, जारी बात है वेट ही करना था। 3-4 दिन के गैप से जो है वापसी की टिकट ली थी, वेट करना ही मुनासिब समझा। और उसके बाद आखिरी दिन, जिस दिन एक्चुअली यहाँ से वापसी होने जा रही थी, तो उससे सिर्फ एक दिन पहले मैंने मोहसिन नकवी साहब से रब्ता किया, क्योंकि पता लगा है जनाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ईरान गए हैं ईरानियंस को मनाने के लिए। मोहसिन नकवी साहब से रब्ता किया, उनसे पूछा कि जनाब आपकी क्या राय है, क्या यहाँ पे रुकना चाहिए या यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो उन्होंने एक छोटा सा मैसेज मुझे किया कि डोंट लीव। और इसकी वजह से जो है वो मैंने अपना सफ़र जो है वो मज़ीद कंटिन्यू, अपना स्टे जो है मज़ीद कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया। अल्टीमेटली अगले 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ये ख़बर आ गई कि जनाब दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और कतर जो है इस सारे मामले के अंदर एक मीडिएटर का किरदार जो है वो अदा करेगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये सब लोग जो हैं वो आने लगे हैं यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में, ज़्यूरिच के अंदर लैंड करेंगे। और उसके बाद जो रिज़ॉर्ट है जहाँ पे ये मुज़ाकरात होने थे, वहाँ पे वो ख़ुद ये दोनों अफराद जो है वहाँ पे ख़ुद भी मौजूद होंगे। तो इस तरह ये सिलसिला जो है वो शुरू होता है। और अल्टीमेटली आप कल यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के वक्त के मुताबिक तकरीबन हम लोग 9-10 बजे, हमें कह दिया गया था जनाब 10 बजे से पहले पहले जो है आप बर्गनस्टॉक जो रिज़ॉर्ट है वहाँ पे पहुँच जाइए, क्योंकि अगर आप उसके बाद आए तो ये सारा एरिया जो है इसको सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपकी एंट्री नहीं हो सकेगी। तो हम लोग अब सिर्फ 5 जर्नलिस्ट जो है वो हम रह गए थे, बाकी तमाम जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान वापस जा चुके थे। और ज़ाहिर बात है उनकी फ़्लाइट्स हमसे पहले थी तो वो वापस जा चुके थे। यहाँ से जब हम आते हैं तो सबसे पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमारे पहुँचने के थोड़ी देर के बाद ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो उस रिज़ॉर्ट के अंदर पहुँचते हैं, और आते साथ ही कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते और रिज़ॉर्ट के अंदर चले जाते हैं। हमें उसके बाद एक मीडिया सेंटर की जानिब जो है वो ले जाया गया। मीडिया सेंटर के अंदर हमसे पहले ही वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे आया हुआ था।
वहाँ पे थोड़ी देर हमने वहाँ पे गुजारा, लेकिन उसके बाद हमें ये खबर आई कि जो पाकिस्तानी वफ्द है, जिसमें मतलब प्राइम मिनिस्टर, उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारिक फातमी, ये जो पाकिस्तानी वफ्द है, इन्होंने हमारे लिए अरेंजमेंट्स किए कि हमें एक्चुअली जो एग्जैक्ट वेन्यू है जहाँ पे एक्चुअली ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ पे इन 5 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जो है वहाँ पे लाया जाए। हमारे लिए स्पेशल पासेस जो है वो अरेंज करवाए गए और उसके बाद हम वहाँ पे गए। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे मुज़ाकराती अमल का आगाज़ जो है तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई सुबह 11 बजे के आसपास, स्विट्ज़रलैंड के वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे के आसपास जो है वो शुरू हुआ। सबसे पहले ये खबर आई कि जनाब बायलैटरल 1-on-1 जो है वो पहले मुलाकातें होंगी और उसके बाद एक अदद फ़ोटो सेशन जो है वो किया जाएगा, जिसमें चारों जो वफूद हैं, जिसमें ईरान, अमेरिका, कतर और पाकिस्तान, चारों के वफूद जो हैं वो इकट्ठे खड़े होंगे और इनके जो लीडर्स हैं वो इकट्ठे खड़े होंगे और इकट्ठे खड़े होकर जो है वो एक पिक्चर जो है वहाँ पे ली जाएगी और एंड सम क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। तो इस सिलसिले में ज़ाहिर बात है हम भी इंतज़ार कर रहे थे ये कब होगा, लेकिन उससे पहले ईरानियंस ने ये रिक्वेस्ट की कि हम पाकिस्तानी वफ़द से जो है मुलाकात करना चाहते हैं और 1-on-1 मुलाकात जो है वो बाकर कलियाबाफ की और अब्बास इराक़ची की, इन दोनों की मुलाकात जो है वो होती है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से। उस मुलाकात के बाद जब हम उस हॉल में जाते हैं, अब यहाँ से असल कहानी जो है वो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब हम उस हॉल के अंदर जाते हैं और हम वेट कर रहे हैं कि जनाब तमाम वफूद जो है वहाँ पे आएंगे, तो सबसे पहले जो है वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो दोनों पाकिस्तानी वफ़द के साथ जो है उस हॉल के अंदर आते हैं और आते साथ ही जो वो एक सेंटर पोजीशन लेते हैं, जो आप विजुअल्स के अंदर भी देख सकते हैं कि वो जो सेंटर पोजीशन लेते हैं, उसी से ये पता लग जाता है कि पाकिस्तान इज बेसिकली द मेन एंकर इन दिस होल थिंग। पाकिस्तान विल मीडिएट, पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक दैट सेंटर स्टेज और दोनों साइड्स को, कतर भी ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, लेकिन दोनों साइड्स को जो है वो मीडिएट करने के हवाले से पाकिस्तान ही जो है वो ये सेंटर किरदार अदा कर रहा है। तो बार बार सबसे पहली बात तो है कि मैं जो भी अब पूरी कहानी सुनाऊंगा उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो लौंडे लपाड़े हैं या जिनकी एक्चुअली पॉलिटिकल बायसनेस है इस सारे मामले के अंदर, वो किस तरह एक पॉलिटिकल लेंस के साथ जो है वो चीज़ को देखते हैं। ना ये लोग इवेंट पे मौजूद थे, ना इन्होंने वहाँ से रिपोर्टिंग की, ना ये सब कुछ वो सब कुछ देख सकते थे, लेकिन अपनी उस बायसनेस की वजह से, अपनी एक यकतरफा सोच की वजह से जो है वो हकाइक से भी जो है वो नजरें चुरा लेते हैं। खैर, अब वो जो हॉल था, जब वहाँ पे हम पहुँचते हैं तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था, इंतज़ार किया जा रहा था। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर आए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आए, उन्होंने हल्का सा सिर्फ प्लेजेंट्रीज जो है वो जर्नलिस्ट के साथ एक्सचेंज की, कोई क्वेश्चंस नहीं किए गए। जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं उनके साथ सिर्फ हल्की फुल्की सलाम दुआ ज़रूर हुई। उसके बाद जो है वो इंतज़ार करना शुरू किया गया कि जनाब अब दूसरा वफ्द जो है, मतलब पाकिस्तानी वफ्द के बाद दूसरा वफ्द जो है वो कौन सा आता है। तो जेडी वैंस जो अमेरिकी नायब सदर हैं, वो उसके बाद जो है वहाँ पे आते हैं अपने वफ्द के साथ। जैरेड कुशनर उनके साथ होते हैं और एंड्रू विटकॉफ, वो भी इनके साथ जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसके बाद एक अच्छी जो है वो प्लेजेंट तरीके से जो है एक दूसरे के साथ सलाम दुआ होती है, लेकिन उसके बाद इंतज़ार करना शुरू किया जाता है कि ये तो आ गए, अब ईरानी वक्त जो है वो कब आएगा। लेकिन उसके बाद जो कतरी वज़ीर आज़म है वो आते हैं, वो सलाम दुआ वहाँ पे करते हैं। उससे पहले बाय द वे एक वीडियो मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पे चल रही थी कि जनाब कतरी वज़ीर आज़म जो है उन्होंने जेडी वैंस के साथ जो है वो हाथ शाथ नहीं मिलाया। नहीं, वो इसकी वजह ये कि वो ऑलरेडी मिल के आ रहे थे, वो दोनों ऑलरेडी मिल के आ रहे थे। आप एक दफ़ा मिल के आ रहे हो, उसके बाद दोबारा आप एक और कमरे में आए, दोबारा से क्या उसी तरह जो है वो सलाम दुआ दोबारा शुरू की जाए, ये वजह थी। नहीं, वो पता नहीं है ना, सारी बात आपने रिपोर्टिंग नहीं वहाँ पे लोगों ने नहीं की हुई थी। हर चीज़ में से ख़ासतौर पर जो दुश्मन मुल्क होते हैं उनके लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर इस किस्म की हरकतें बहुत ज़्यादा करते हैं कि एक नेगेटिव एंगल चीज़ में जो है निकाला जाए। ऐसा कुछ भी नहीं था, बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे मेल मुलाकातें हुई। अब यहाँ पे इंतज़ार, वो भी आ गए, कतरी वज़ीर आज़म भी आ गए। अब यहाँ पे इंतज़ार था कि ईरानी वफ्द जो है वो कब एंटर होता है, क्योंकि ये पहला मौका होना था जिसमें अमरीकी वफ्द, पाकिस्तानी वफ्द, कतरी वफ्द और ईरानी वफ्द, ये चारों जो है वो एक जगह के ऊपर खड़े होते हैं। लेकिन उसके बाद ये खबर आती है कि जनाब ईरान की जानिब से जो है वो जो उनके टॉप लीडर हैं वो आते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कान में कोई बात कहते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अब इंतज़ार हो रहा है कि जनाब वो कब आएंगे, लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं तो साथ ही मोहसिन नकवी जो है वो बिल्कुल मेरे साथ उस वक्त वहाँ पे खड़े हुए थे। मोहसिन नकवी जो है वो फ़ौरन जाते हैं उनके पीछे, और लगता है ऐसा है कि जैसे एकदम जो है वो कोई ना कोई टेंशन ज़रूर हुई है, क्योंकि ईरानी वफ़द नहीं आ रहा। होता ये है, अब हमें बाद में जो है वो बेसिकली जब हमने इसकी छानबीन की तो पता लगा कि उसकी वजह ये थी कि एक तो ईरानी वफ़द का जो है वो ये एतराज़ था कि हमें बताया क्यों नहीं गया था कि यहाँ पे एक जॉइंट फ़ोटो सेशन रखा गया है। उनका ये कहना था कि हमें इस बारे में नहीं पता था, और उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्यों थी कि ये जॉइंट फ़ोटो सेशन नहीं होना चाहिए।
हम अमेरिकन के साथ खड़े हुए नहीं दिखने चाहिए। उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ये बताई गई है कि एक तो आयतुल्ला खamenei का जो है वो जनाजा होना है, उनकी आखिरी रसूमात जो हैं वो होनी है ईरान के अंदर। उससे पहले मौजूदा ईरान की लीडरशिप अगर उसी मुल्क के ओहदेदारों के साथ, हुक्मरानों के साथ खड़ी हुई नजर आएगी एक ही तस्वीर के अंदर, तो ये उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता है। उनको घर के अंदर जो है, मैं पहले भी अपने कुछ व्लॉग्स में आपको कह चुका हूं कि उनको अपने घर के अंदर भी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का जो है वो सामना है। तो उनके लिए वहां पे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो बन जाएगी कि जनाब हम जवाब क्या दें इस सारी चीज का, कि आप जाके इन लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वही लोग जिन्होंने आयतुल्ला खamenei को जो है वो शहीद किया था। तो इसलिए वो उसको अवॉइड कर रहे थे। एक तो वो नाराज इस बात के ऊपर भी थे कि जनाब हमें इसका नहीं बताया गया। दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट थी वो भी एक ट्रिगर पॉइंट जो है वो साबित हुआ कि आखिर इसका करने की क्या जरूरत थी। अब इसकी जो तावील दी जाती है अमेरिकन साइड से, मतलब मैं अब जराए कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा किसी ने ऑफिशियल ऑन द रिकॉर्ड इसके बारे में गुफ्तगू की, लेकिन इसकी वजह ये कही जाती है कि पिछले 3, 4, 5 दिन के अंदर इस मुज़ाकरती अमल के शुरू होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने और जेडी वैंस ने इसराइल को लेके भी जो है बड़ी सख्त किस्म की पोजीशंस ली और बड़ी सख्त लैंग्वेज का जो है वो इस्तेमाल किया था। तो उनको पैसिफाई करने के लिए, उनको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि ईरान के हवाले से जो है ईरान को एक धमकी आमेज किस्म की जो है वो वार्निंग जारी कर दी सोशल मीडिया के जरिए, जिसकी वजह से वो भी बहुत ट्रिगर हुए कि जब यहाँ पे एक मुज़ाकरती अमल चल रहा है तो आपको इस तरह की हरकत करने की जो है वो क्या जरूरत थी। वहां से नाराजगियां जो है वो शुरू होती है। वो मतलब ईरानी वक्त जो है वो कहता है हम किसी सूरत जो है वो इनके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाएंगे। फिर अल्टीमेटली जो एकदम फैसला ये किया जाता है, वहां पे जो बाकी 3 अफराद होते हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इसके अलावा जेडी वैंस और कतरी वजीर आजम, ये तीनों वहां पे खड़े होते हैं और ये मीडिया के साथ जो है अपना इंटरेक्शन शुरू करते हैं। अब इसी दौरान जो है वो एक कॉमेंट दिया जाता है जेडी वैंस की जानिब से, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं 2 लोगों को जानता हूँ इंडिया और पाकिस्तान में जो मेरे बड़े करीब हैं और मेरा उनसे बड़ा राब्ता रहता है। एक मेरी बीवी है जिसका ताल्लुक इंडिया से है और एक है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो ये जो कंपैरिजन था और जो जिस तरीके से लाइटर नोट के ऊपर एक्चुअली इसे कहा गया, तो पूरा जो हॉल था वो कहकों से गूंज उठा कि जेडी वैंस ने जो है वो इस किस्म की बात की है। अब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे पिछले 12 घंटे से कि इसके ऊपर बड़ी सख्त आग लगी हुई है इस वक्त भारत के अंदर कि ये क्या कंपैरिजन जो है वो किया है। मतलब आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल है उनको अपना इतना करीबी डिक्लेयर कर दिया कि वो आपके लिए इतने करीबी हैं जितनी आपकी बीवी आपके करीबी है। लेकिन जारी बात है आग तो लगनी है। अब आप अगर इस हकीकत से अपनी आंखें चुराना चाहते हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन यही है भाई कि जेडी वैंस या ट्रंप इंतजामिया जो है इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बहुत करीब है और उनको अपना गो टू मैन समझती है कि अगर हमें कोई इशू है या कोई मसला है तो हम इनसे बात करेंगे। ये मुज़ाकराती अमल के जरिए, ये अपनी इंटेलिजेंस के साथ या जिस भी तरीके से जो है वो ये हमारे इशूज़ को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो और इसीलिए ये एक वर्किंग रिलेशन जो है वो दोनों के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त बना हुआ है। बहरहाल उसके बाद ये होता है और उसके बाद मीडिया के साथ जो इंटरेक्शन होता है, थोड़ा सा हार्डली मेरे ख्याल में 4 मिनट 3-4 मिनट का ये इंटरेक्शन होता है और उसके बाद मीडिया को जो है फ़ौरन कह दिया जाता है कि जनाब आप लोग हॉल से जो है वो बाहर चले जाएं। अब ये जो अर्जेंसी थी ये बड़ी हैरानकुन थी कि इतनी अर्जेंसी क्यों है कि हॉल से जो है वो बाहर चले जाएं। तो वो पता ये लगता है कि जैसे ही हम हॉल से बाहर जाते हैं तो उसके बाद ईरानी वफ्द जो है वो उस हॉल की तरफ चलना शुरू हो जाता है और हमारे सामने से गुजरता है। हम एक्चुअली साइड पे होते हैं, बिल्कुल हमारे सामने से ईरानी वफ्द जो है वो गुजरता है और उस हॉल के अंदर चला जाता है। तो ये एक दूसरा पॉइंट था जिससे ये पता लगा कि जनाब बेसिकली मीडिया के सामने जो है वो ईरान और अमेरिका जो है वो आमने सामने एक दूसरे के साथ नहीं दिखना चाहते थे, जिसकी वजह से मीडिया को वहाँ से निकाला गया और उसके बाद ईरानी वफ्द को जो है अंदर लाया गया। अप्रॉक्सीमेटली 80 मिनट से 100 मिनट तकरीबन आप समझ लीजिए कोई 1.5 घंटे से लेकर 1 घंटा 40 मिनट तक जो है हॉल के दरवाजे बंद होते हैं। बंद कमरे के अंदर जो है वो इजलास होता है। इतलात आती है कि दोनों साइड जो है वो अपनी अपनी पहले स्टेटमेंट्स पढ़ती हैं और स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद जो है वो आपस में हल्की फुल्की गुफ्तगू शनीद का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। लेकिन एज सच कोई बहस मुबाहिसा, कोई ख़राब माहौल के अंदर गुफ्तगू, कोई इस किस्म की कोई एज सच कोई बात रिपोर्ट नहीं होती। उसके बाद जब ये वफूद जब बाहर आते हैं, दरवाज़ा खुलता है और ये बाहर आते हैं, तो हमें सबसे पहले इनिशियली ये बताया जाता है कि ये ब्रेक है। जाहिर बात है आमतौर पे कॉन्फ्रेंसेस हों, समिट्स हों, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि अगर आप बैठ गए हैं तो 8 घंटे 10 घंटे जो है वो आप बैठे रहें और कुछ भी वहाँ पे ना हो, मतलब यही सिलसिला चलता रहे। नहीं, इसमें ब्रेक्स भी आती हैं। तो हमने यही अज्यूम किया कि 1.5 घंटे 1.25-2 घंटे का जो सेशन है उसके बाद एक ब्रेक ली गई है, शायद 15-20 मिनट की एक कॉफ़ी ब्रेक जिसे आप कहते हैं, शायद वो ली गई है। लेकिन वो जो 15-20 मिनट थे वो आधा घंटा, आधे घंटे से पौना घंटा, पौने घंटे से घंटा, जब ये सब कुछ होना शुरू हुआ तो फिर उसके बाद हम जो जर्नलिस्ट थे, हमारे भी वो जो आप कह लें कि लाल बत्ती जो है वो जलना शुरू होगी कि आखिरी चक्कर क्या है, ये हो क्यों नहीं रहा। और अल्टीमेटली टाइम जो है वो आगे चलता गया और हमें भी ये रिपोर्ट की जाती रही कि बस आने लगे हैं, बस दोबारा बैठने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और अल्टीमेटली तकरीबन कोई 2 ढाई 3 घंटे के बाद जब इंतज़ार हम करते रहे, 2 ढाई 3 घंटे के बाद जो है वो आइडिया हुआ कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ हुआ है जो कि मामला जो है वो मज़ीद आगे नहीं जा रहा। उसके बाद एकदम जो है, क्योंकि हम जहाँ पे मौजूद थे हमारे साथ वहीं पे ईरानी मीडिया भी वहाँ पे मौजूद था, और उसमें से एक दो लोगों के साथ हमारी सलाम दुआ भी वहाँ पे हुई। ख़ास तौर पे प्रेस टीवी के एक एंकर थे, एंकर रिपोर्टर थे, मेरी उनके साथ हेलो आए हुई। तो वो उन्होंने एकदम अपना माइक शाइक उठाया, अपना कैमरा वगैरह उठाया और वो वहाँ से निकलने लगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप किधर जा रहे हैं, यहाँ पे तो मतलब सारा कुछ तो यहाँ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी ईरानी वफ्द के जो सरबराह हैं बाकर कलियाबाफ और अब्बास इराक़ची, ये दोनों जो हैं वो अपने होटल की कमरों की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, होटल जो है बेसिकली मैं समझा दूँ, जो बर्गनस्टॉक का जो बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट जो है, ये बेसिकली मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर बना हुआ एक होटल है। सो देर इज़ अ सेंट्रल बिल्डिंग जिसके अंदर बेसिकली इनका कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहाँ पे ये समिट जो है मुनक़िद किया जा रहा था। इसके अलावा इनके और भी बिल्डिंग्स हैं, जिसमें से एक बिल्डिंग जो है वो उसमें पाकिस्तानी वफ़द ठहरा हुआ था, एक बिल्डिंग में ईरानी वफ़द ठहरा हुआ था, एक के अंदर अमरीकी वफ़द ठहरा हुआ था। इस तरह करके उसकी डिविजन्स की गई थी। तो हमें पता लगा कि जनाब वो इस बिल्डिंग से निकल के अपने होटल एरिया की तरफ या अपने कमरों की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और ईरानी मीडिया को भी कहा गया कि आप वहाँ पे आ जाएं। अब ये ज़ाहिर बात है एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, और इससे ये फील हो रहा था कि जनाब कुछ हुआ है, समथिंग इज़ रॉन्ग, कि ये लोग यहाँ से चले गए। और उसके बाद मैंने देखा कि एकदम जो है वो चंद मीडिया आउटलेट्स ने जो है वो ये भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, छोड़ के चले गए, उठ के चले गए, इस किस्म की बातें होना शुरू हुई। लेकिन मुझे ईरानी मीडिया के जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मुज़ाकराती अमल जो है वो टूटा नहीं है, सिर्फ ये है कि हमें बुलाया गया कि वो हमें ब्रीफ करना चाहते हैं कि अब तक के मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचे, विच इज़ अ गुड थिंग। ज़ाहिर बात है, हम जिस तरह पाकिस्तानी वफ्द वहाँ पे था, वो हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ जो है इंटरेक्शन कर रहा था, इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो कर रहा था। तो इसी तरह ईरानी जो वहाँ पे वफ़द था वो अपने मीडिया के साथ इंटरेक्शन वो करना चाहता था, तो इसलिए वो लोग वहाँ पे गए। लेकिन उसके बाद चंद घंटों के अंदर जो है वो सिचुएशन ये पता लगना शुरू हुई कि अब जो है वो इस सारे मामले के ऊपर बेसिकली तकरीबन रात को आप समझ लीजिए कोई 9-10 बजे तक जाके ये पता लगा कि जनाब अब सेकंड राउंड किसी किस्म का ऐसा नहीं होगा। एक जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो काम शुरू हुआ है। अब ये जो जॉइंट स्टेटमेंट होती है, बेसिकली जो चारों पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वफूद होते हैं, उनकी तरफ से मुश्तरका एलामिया जो है वो जारी किया जाता है। अब इसकी जो लैंग्वेज होती है इसके ऊपर बड़ी बारीकी से काम किया जाता है। मतलब आप समझ लीजिए फॉरेन ऑफिस के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो एक एक लफ्ज़ को, एक एक जुमले को जो है वो बैठ के कंसिडर करते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा जाना चाहिए और क्या नहीं लिखा जाना चाहिए। तो ये सिलसिला जो है उसके बाद शुरू हुआ, और हमें यही बताया गया कि बस किसी वक्त भी जो है वो जॉइंट स्टेटमेंट आ जाएगी। लेकिन वो जॉइंट स्टेटमेंट आने के अंदर भी जो है वो कई घंटे लग गए। अब मैं आपको ये बता सकता हूँ, जस्ट टू कट इट शॉर्ट, मैं इस दौरान हम लोग, मतलब मेरी मोहसिन नकवी साहब से भी बातचीत हुई, मेरी बाकी अताउल्लाह तारड़ के साथ भी सारे में बातचीत हुई। आई विल स्किप दैट बिकॉज एवरीथिंग वाज ऑफ द रिकॉर्ड, मैं उस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन आई वॉज शॉक्ड कि रात को अप्रॉक्सीमेटली स्विट्ज़रलैंड के टाइम के मुताबिक 2 बजे, मैं टाइम आपको बता सकता हूँ कि रात को 2 बजे हम एक हॉल में वहाँ पे देखते हैं कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी वफ़द के दीगर तमाम अफराद वो वहाँ पे खड़े हुए कतरी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इंटरेक्शन कर रहे थे। और जब हम करीब गए तो जाके पता लगा कि जनाब वो जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसके ऊपर अब जाके काम कंप्लीट हो गया है। सो मैं सिर्फ एक चीज़ आपको ये बताना चाह रहा था कि जो सिलसिला सुबह 9-10 बजे से स्टार्ट हुआ था वो रात के 2 बजे तक जो है वो चलता रहा, और मतलब इसमें मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। आई कुड एक्चुअली सी, वो एक कॉरिडोर था, उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब खास तौर पे जो है वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ईरानियंस के पास जा रहे हैं, कभी कतरियों के पास जा रहे हैं, कभी अमेरिकन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस के लोगों के साथ मिले। आई कुड एक्चुअली सी कि रात तक जो है वो 12-1 बजे तक ही वॉज वेरी वेरी टायर्ड, मतलब उनका बहुत बुरा हाल था, थकावट हो चुकी हुई थी, आंखों में नींद थी, लेकिन फिर भी दैट गाय वॉज वर्किंग। तो मोहसिन नकवी साहब से आप बाकी किसी और भी चीज़ के ऊपर इख्तलाफ करें, हर बंदे का हक है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी आंखों से उनको मैंने जो है सब कुछ करते देखा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा जी आपकी शक्ल से लग रहा है अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आपको बड़ी सख्त नींद आई हुई है। तो उन्होंने मुझे कहा हाँ ये हकीकत है, क्योंकि मैं पिछली 2-3 रातों से सही तरह नहीं सो सका। मैं ट्रैवलिंग करता रहा हूँ, ईरान भी गया था, उसके बाद मैं यहाँ पर भी आया हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, वी हैव टू गेट दिस डन। ये बहुत ज़रूरी है, ये पाकिस्तान की कामयाबी के लिए ज़रूरी है, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए ज़रूरी है कि ये हम इसके होस्ट हैं, हम इसके मीडिएटर्स हैं, हम इसके एंकर्स हैं, हमारी वजह से आज ये गैदरिंग यहाँ पे हो रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो निकलनी चाहिए, और ये जॉइंट स्टेटमेंट की जो हम बात कर रहे हैं तो ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो तमाम फ़रीक़ैन को काबिल कबूल हो। इसी दौरान शाम को मैं एक चीज़ स्किप कर गया, इसी दौरान शाम को तकरीबन कोई 6 बजे
ठीक है, शाम के 6 बजे अप्रॉक्सीमेटली कुछ मीडिया आउटलेट्स ने जिसके अंदर मिडल ईस्ट से भी ताल्लुक रखने वाले मीडिया आउटलेट्स थे, उन्होंने कहा जनाब ईरानी वक्त जो है वो मुज़ाकरा छोड़ के चला गया है और वो तो अब है ही नहीं यहाँ पे। और उन्होंने बिल्कुल, जबकि मेरी आंखों के सामने उस वक्त कॉरिडोर के अंदर अब्बास इराक़ची सामने खड़े हुए थे, मैं अपनी आंखों से देख सकता था। बल्कि मैं हम के ऊपर रिपोर्ट कर रहा था तो मैंने कहा भी, मुझे उन एंकर ने भी सवाल किया, सुना है ईरानी वक्त जो है वो छोड़ के चला गया। मैंने कहा अब्बास इराक़ची मेरी आंखों के सामने खड़े हुए हैं, आई कैन एक्चुअली सी हिम। तो कौन कहता है कि जनाब यहाँ से ईरानी वक्त जो है वो चला गया। सो मिस रिपोर्टिंग की गई और उस मिस रिपोर्टिंग के ऊपर बहुत से नॉन लपाड़ों ने अपने अपने वीलॉग्स भी खड़काए। उनको मौका मिला कि जनाब पाकिस्तान का जो है वो नाम बदनाम किया जाए, पाकिस्तान जो इस चीज़ को होस्ट कर रहा है उससे ये खुशी, उससे कामयाबी जो है वो किसी तरह छीनी जाए। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तकरीबन रात को 2 बजे जाके उसके बाद ये फाइनल हुआ कि जनाब ये इसका ड्राफ्ट होगा। ये फाइनल किया गया कि पाकिस्तान और कतर ये दोनों मुश्तरका तौर पे, दोनों के फॉरेन ऑफिस मुश्तरका तौर पे रात को 3 बजे स्विट्ज़रलैंड के टाइम के मुताबिक और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6 बजे जो है उस मुश्तरका एलामिया को जारी करेंगे। अब उसमें मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि उसकी वर्डिंग्स ठीक होना बहुत ज़रूरी थी और उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आने लगी है। उसमें जो सबसे बड़ी मेरे ख्याल में जो कामयाबी थी उस मुश्तरका एलामिया के अंदर वो ये थी कि जो वर्किंग ग्रुप्स हैं, जो टेक्निकल कमेटीज़ हैं, वो अभी से मुज़ाकरात के अमल को आगे लेके चलेंगी। यानी कि ईरान और अमेरिका की जो टेक्निकल कमेटीज़ हैं वो मुज़ाकरात के अमल को आगे लेके चल रही हैं, वो चलती रहेंगी, वो यहीं पे मौजूद रहेंगी, स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही मौजूद रहेंगी और सिलसिले को आगे लेके चलेंगी। ये सबसे बड़ी कामयाबी थी मेरी नज़र में। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो ये थी कि वो टेक्निकल कमेटीज़ कायम की गई हैं। वो कायम तो खैर पहले से थी, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शंस दोनों साइड से आगे कि आप इकट्ठे बैठेंगे और इस मामले को आगे डिस्कस करेंगे और मुज़ाकराती अमल को जो है वो आगे लेके चलेंगे। तो वो तमाम क़ुव्वतें, वो तमाम अफराद, वो तमाम ममालिक जो इस किस्म की सोच रखते थे कि ये टॉक्स जो हैं वो फेल हो गई हैं या हो जाएँ। ज़ाहिर बात है इसमें कोई एक मुल्क नहीं है, इसमें इजराइल है, इसमें भारत है और भी ममालिक हैं। मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा भी कई ममालिक हैं जो चाहते हैं कि ये मुज़ाकराती अमल फेल हो जाए या पाकिस्तान से किसी तरह ये क्रेडिट ले लिया जाए, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि ये खुशनसीबी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के पास जो है वो ये बड़ी कामयाबी आई और पाकिस्तान ने जिस चीज़ को होस्ट किया था उस सिलसिले में इस प्रोसेस को मज़ीद आगे चलने का मौका मिल रहा है और ये कमेटीज़ जो हैं वो इसी तरह अपना काम आगे करेंगी। और उसके बाद एक सेंट्रल कमेटी, हाई लेवल कमेटी जो है वो बनाई गई है कि अगर किसी किस्म के ऐसे रोड ब्लॉक्स आते हैं जिसमें लगता है कि मामला फंस गए हैं तो वो बीच में जो है अपना किरदार अदा करेंगी ताकि उन रोड ब्लॉक्स को जो है वो बीच में से निकाला जा सके। सो ओवरऑल स्विट्ज़रलैंड से ये मेरा आखिरी व्लॉग है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। मेरी वापसी का सफ़र पाकिस्तान के लिए जो है वो शुरू होने लगा है। हो सकता है कि एक आधा व्लॉग मैं रास्ते से किसी अपने ट्रांजिट एयरपोर्ट से जो है मैं करूं या हो सकता है जहाज़ से करूं, आई डोंट नो। लेकिन स्विट्ज़रलैंड से जो है वो ये आखिरी मेरा व्लॉग था। इससे पहले जब वापसी हो रही थी तब जब ये क्लियर नहीं था कि ये समिट होता है या नहीं होता, तो उस वक्त ज़ाहिर बात है आई फेल्ट वेरी डाउन क्योंकि इतना दूर सफ़र करके आए थे, एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट था, लग रहा था कि वो चूँकि इवेंट नहीं होगा तो इतना लंबा सफ़र जो है वो ज़ाया हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसका मौका मिला, इसको कवर करने का मौका मिला और एक तवील मतलब हमने रिपोर्टिंग जो है यहाँ से की। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा आई वॉज नॉट द ओनली वन, मेरे अलावा यहाँ पे तलत हुसैन साहब यहाँ पे मौजूद थे, वसीम बदामी यहाँ पे मौजूद थे, यूसुफ रईस साहब जियो से तशरीफ़ लेकर आए हुए थे। तो सब ने ही जो है वो अपने अपने हिस्से की यहाँ पे रिपोर्टिंग की और कोशिश की। अनस मलिक, सॉरी मैं उनका नाम किस तरह भूल जाऊँ, माशाल्लाह इज़ अ वेरी एनर्जेटिक यंग जर्नलिस्ट, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की। तो हम जो 5 जर्नलिस्ट थे हम बेसिकली पाकिस्तान को इतलात दे रहे थे, रोज़ एवरी अपडेट जो आ रही थी वो हम आपको उसके मुताबिक बता रहे थे। लेकिन मुझे अफसोस हुआ इस बात का, मैंने कुछ लौंडे लपाड़ों के मैंने वीलॉग्स देखे जिन्होंने डिजास्टर्स किस्म की जो है वो बातें की, ना उनके पास इंफॉर्मेशन थी, ना वो फिजिकली यहाँ पे थे। आई कैन बेट ऑन इट कि ना उनके पास कोई अमेरिकन सोर्सेज थी ना ईरानियन सोर्सेज थी। अपने जहन की तख्लीक के मुताबिक जो है वो वीलॉग्स बनाए, अपने जहन में जो गंदगी आई, चाहे वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो, चाहे वो इस मौके से रिलेटेड हो, इस पीस इनिशिएटिव से रिलेटेड हो, खुद ही बैठ के जो है वो इख्तलाफ बना के उन्होंने पेश कर दी। अफसोस की बात है ये, मेरा नहीं ख्याल ये कभी ये सुधर सकते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बिल्कुल जाते जाते जब ये ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया तो हम वहाँ पे उस वक्त तक हम 5 में से उसके बाद सिर्फ 3 जर्नलिस्ट वहाँ पे रह गए थे। तो हम 3 जर्नलिस्ट थे, मैं, वसीम बदामी और अनस मलिक। हमसे उन्होंने मुसाफिया किया, इंटरेक्शन किया और उन्होंने सिर्फ इतनी बात की कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें कामयाबी नसीब हुई है और ये अल्लाह की ज़ात की वजह से है।
तो मैंने उनको मुबारकबाद भी दी। सारी बात है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। तो उन्होंने कहा जो कुछ है वो अल्लाह की ज़ात है और वो ही करने वाला है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के पास ये इज़्ज़त जो है वो अभी तक बरकरार रही। तो ये खुशखबरी है। लिविंग स्विट्ज़रलैंड ऑन अ गुड नोट एंड आई होप टू रिटर्न वन डे अगेन। लेकिन अगली दफ़ा इंशाल्लाह मेरे ख्याल में फैमिली के साथ आऊँगा, ताकि यहाँ पे हॉलीडेज़ एंजॉय कर सकूँ। हार्डली कोई मौका मिला यहाँ पे घूमने फिरने का, क्योंकि तमाम तर तवज्जो जो है वो काम की तरफ थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।